Good morning, class 8. We have already started the chapter 2, History from Trade to Territory. So today we are going to ahead till where we have completed that in the last video. Now we will start from there. So let's start the chapter. Now in the last video we have completed till in this Anglo-Dutch war. That there was the war has been created between the tension between the Dutch and the British East India Company. It was so tense that they have fought 4 Anglo-Dutch war between them, and this is a time period: first war, second war, third war, and the fourth war. Now, the Dutch company maintained that profit must support the cost of war. Whenever the war happened, they have to maintain soldiers' uniforms, then weapons is required, then food is required. So there are a lot of costs during the war. So how they are going to maintain, because this war is just unnecessary, and the war is for what? The war is for power. Who is going to control the Indian land for trading purpose? So इसी तरह से जो war creating हो रहा था, इनको क्या था इनके, so they wanted that they should maintain the profit so that the cost of war should be, they have no any problems. तो इस तरह से उन्होंने क्या सोचा कि जो प्रॉफिट है वो उनकी अच्छे से हो जाए, ताकि उनकी वॉर की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो उस प्रॉफिट से मिल जाए, जो प्रॉफिट वो प्रोड्यूस करे फॉर ट्रेड, जो ट्रेड के थ्रू जो प्रॉफिट आ रहा था. कंपटीशन अरोज इन 1635. अभी कंपटीशन जो उनके बीच में शुरू हो गया था, द वॉर विच हैज़ बीन टुक प्लेस सी 1652 1654 मीन्स बिफोर द वॉर. तो सिचुएशन क्या था कि अब जब इनके बीच में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया ब्रिटिश और डच के बीच में, कि जिस तरह से कि कौन किसे हराएगा और कौन कितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा. तो व्हेन चार्ल्स फर्स्ट ग्रांटेड अ ट्रेडिंग लाइसेंस, जब इन्होंने ट्रेडिंग लाइसेंस दे दी सर विलियम कॉटन को, जिसने परमिट किया द राइवल कॉटरेज एसोसिएशंस टू ट्रेड विद द ईस्ट. तो उन्होंने क्या परमिशन दिया कि वो बिज़नेस कर सकते हैं ईस्ट में, एनी लोकेशन, कोई भी लोकेशन हो ईस्ट का, जिसमें EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC यहाँ पे क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाँ पे कोई भी लोकेशन वहाँ पे नहीं है, तो उस एरिया में इन्हें दे दिया गया परमिशन. और ये परमिशन किसने दिया? चार्ल्स फर्स्ट ने ग्रांट किया. और ये परमिशन किसने दिया? चार्ल्स फर्स्ट ने किसे दिया? सर विलियम कॉटन को, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी प्रेजेंस नहीं है. इन एन एक्ट एम एट स्ट्रेटनिंग द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, किंग चार्ल्स सेकेंड ग्रांटेड द EIC. अब यहाँ पे इन्होंने भी क्या था इनका एम, इन्होंने भी एक रूल्स पास की ताकि EIC का भी जो है उनका पावर भी स्ट्रांग हो जाए. तो इन्हें किसने ग्रांट किया? किंग चार्ल्स सेकेंड ने ग्रांट किया अ सीरीज ऑफ 5 एक्ट, एक साथ 5 रूल्स, 5 एक्ट हैज़ बिन गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाय किंग चार्ल्स सेकेंड. ठीक है. सबसे पहला क्या दिया? ऑटोनोमियस टेरिटरी एक्विजिशंस, कि आप खुद उस एरिया में जहाँ पे आप रह रहे हो उसके ऊपर खुद की कब्ज़ा रखें और खुद उस एरिया को कंट्रोल करें, पहला. दूसरा, टू मिंट मनी, आप मनी खुद मिंट करें, मतलब करेंसी जो प्रोड्यूस करता है हमारा RBI, सिर्फ RBI ही उसे छाप सकता है. तो उसको किंग चार्ल्स ने परमिशन दे दिया कि वो मिंट करे अपनी करेंसी खुद. टू कमांड फोर्ट्रेस महल बनाना है, फोर्ट्रेसेस बनानी है, ताकि वो क्यों बनाए? भाई इंडिया इज़ अ न्यू लैंड फॉर देम. अब ये नया जगह है, लोग भी नए हैं, उन्हें नहीं पता है लोग कैसे हैं, तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो फोर्ट्रेसेस बनाना ज़रूरी है, जहाँ से वो चारों तरफ से बाउंड्री बना दिया बड़ी सी, जैसे रेड फोर्ट है हमारा, बहुत बड़ा वॉल जो है, उसके बीच में छोटे छोटे जो है मकान है जहाँ पे राजा भी रहते थे, उनका भी पैलेस था. तो इसी तरह से फोर्ट्रेसेस उन्होंने अपना बनाया. तो इस तरह से उनको परमिशन मिल दिया. तो पहले ऑटोनोमियस एक्विजिशन दे दिया कि आप अपना उस एरिया पे कब्ज़ा कर लो, आप अपना खुद का मिंट करो मनी.
फिर कमांड किसके ऊपर था, फोर्ट्रेस के ऊपर। ट्रॉप्स जो उसके पास सेना है उसे क्या करना है, उसे तैयार रखना है और आसपास जो छोटे मोटे रूलर्स है उसको उसके साथ मिलके एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ट्रॉप्स बनाना है, ताकि इन केस वॉर हो तो वॉर और पीस मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, ट्रॉप्स चाहिए, सेना चाहिए। एंड टू एक्सरसाइज बोथ, साथ साथ अगर कोई प्रॉब्लम होती है इनके बीच में तो सिविल एंड क्रिमिनल जुरिसडिक्शंस, न्याय देने के लिए भी, जजमेंट करने के लिए भी इन्हें ये परमिशन मिल जाता है। तो इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना ज़्यादा 5 एक्ट मिल गया विद द हेल्प ऑफ किंग चार्ल्स सेकेंड। द कंपनी फ्रेश फॉर्म अ कोरोसस विक्ट्री एंड विद द बैकिंग ऑफ इट्स ओन प्राइवेट। तो अब इतना ज़्यादा इनको अच्छा खासा, मतलब एक विक्ट्री मान लो, एक अच्छा खासा उनको कि उसको उसके पीछे कौन है, उनको सपोर्ट करने के लिए उसका किंग था। और इस तरह से विद द बैकिंग ऑफ इट्स ओन प्राइवेट एंड वेल डिसिप्लिन, उनका खुद का जो भी उनके लोग और डिसिप्लिन, वेल डिसिप्लिन, जो बोलेंगे वो मानेंगे सब कुछ। एंड एक्सपीरियंस आर्मी, उनके पास आर्मी भी बहुत एक्सपीरियंस, क्योंकि इंडियंस के पास उस समय इतना अच्छा, इंडियन के पास उतने अच्छे एक्सपीरियंस और हमारे उस समय वेपन्स भी हमारे पास उतने अच्छे नहीं थे जितना ब्रिटिशर्स के पास थे। वॉज एबल टू एसर्ट हिज इंटरेस्ट इन द कर्नेटिक रीजन्स। और इसी तरह से इसके कारण कि जिस तरह से वहाँ पे प्राइवेट लोग जो ओनर्स थे वो पीछे हट रहे थे और ये अपना कदम बढ़ा रहे थे विद द हेल्प ऑफ, उनके पास खुद के लोग थे, वेल डिसिप्लिन आर्मी थी। और इसी तरह से इनका जो लगाव, इंटरेस्ट बढ़ने लगा किस एरिया में, कार्नेटिक रीजन्स फ्रॉम इट दैट इज मद्रास, कोस्टल एरिया के पास, एंड बंगाल, वो भी कोस्टल एरिया के आता है, बंगाल फ्रॉम कैलकाटा, विदाउट फेसिंग एनी फर्दर ऑब्स्टिकल फ्रॉम अदर कॉलोनियल पावर। तो यहाँ पर जो है, मान लो ये रहा अपना बंगाल, इस एरिया में हो गया मद्रास, तो इस एरिया कोस्टल एरिया में मतलब यहाँ से यहाँ तक आना, यहाँ पे विदाउट एनी प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई रुकावट नहीं मिला इनको और इन्होंने अच्छा खासा कंट्रोल इतना बड़ा एरिया में उन्होंने कर लिया विदाउट फेसिंग एनी ऑब्स्टिकल फ्रॉम अदर कॉलोनियल पावर। किसी ने, मतलब डच ने नहीं किया, फ्रेंच ने नहीं किया, और एक और कौन था वो, पोर्चुगीज़। इस तरह से ये तीनों की कोई भी दखल अंदाजी इनमें नहीं हुई और ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना बड़ा एरिया को उन्होंने कैप्चर कर लिया। अब आता है कि इन 1689 में क्या हुआ, अ मुग़ल फ्लीट्स कमांडर बाय सिद्दी याकूब अटैक बॉम्बे। तो यहाँ पे मुग़ल फ्लीट जो थे, मुग़ल्स की जो आर्मी थी, सेना थी, उन्होंने अटैक किया। कमांडर कौन था, सिद्दी याकूब। सिद्दी याकूब जो थे उन्होंने अटैक किया बॉम्बे पे। आफ्टर ईयर ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कौन किसके थ्रू हो रहा था, ये लड़ाई लड़ा था, लेकिन किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, और ब्रिटिश उसको रोक रहा था। रेजिस्टेंस द ईस्ट इंडिया कंपनी सरेंडर्ड इन 1960 एंड द कंपनी सेंट एनवी टू औरंगजेब कैम्प टू प्लीड फॉर अ पार्डन। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 1689 में मुगल्स ने अपना सेना भेजा, उसका कमांडर था सिद्दी याकूब, टू अटैक बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे के पास किसका कब्ज़ा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी दखल अंदाजी बहुत कर रही थी, कोस्टल एरिया था, उनका ट्रेडिंग सेंटर बनाया था उन्होंने। तो इसी तरह से, और जब ये चीज़ें कहा गया, ये कंटिन्यू हो रहा था आफ्टर ईयर ऑफ रेजिस्टेंस, जहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था ये ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने सरेंडर किया कब जाके 1690, मतलब 1 ईयर, 1 ईयर लगा उनको, और फिर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को सरेंडर करवाया। एंड द कंपनी सेंड, उसके बाद कंपनी ने क्या किया कि एनवी भेजा औरंगज़ेब के पास ताकि वो उसे माफ़ कर दे, जस्ट एक एपोलॉजी करके कि सॉरी हमसे गलती हो गई है और हम ऐसा नहीं करेंगे। तो इसी तरह से कंपनी ने क्या भेजा, एक एनवॉय भेजा, अपने दूत भेजे औरंगज़ेब के पास में, उनके कैंप में, और उस तरह से उन्होंने माफ़ी मांगी। द कंपनीज एनवॉय
had to prostrate themselves before the emperor, pay a large indemnity and promise better behavior in the future. तो जो दूत गए थे उनके कंपनी के जो दूत गए थे, जो लोग गए थे एनवीज, उन्होंने क्या बताया अपने आप को थोड़ा अच्छा साबित करने के लिए उन्होंने कहा एम्पायर के सामने में कि अब से वो प्रॉमिस करते हैं कि भविष्य में वो ऐसा काम नहीं करेंगे कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो फ्यूचर में। तो इसी तरह से उन्होंने प्रॉमिस करके उनकी बिहेवियर्स के लिए उन्हें माफ़ी मांगी। तो द एम्पायर विदड्रॉ हिज ट्रस्ट। तो फिर एम्पायर क्या हुआ, औरंगज़ेब बोला ठीक है, जब आपने माफ़ी मांग ली तो उन्होंने अपनी ट्रस्ट वहाँ से कहाँ से, बॉम्बे से हटा लिया। एंड द कंपनी सब्सिक्वेंटली रीस्टैब्लिश इटसेल्फ इन बॉम्बे एंड सेट अप अ न्यू बेस इन कैलकाटा। तो इसी तरह से द कंपनी सब्सिक्वेंटली रीस्टैब्लिश, फिर से अपने आप को खड़ा किया इन बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे में तो पहले उन्होंने किया ही था, लेकिन फिर बाद में मुगल्स ने अपने सेना भेजे सिद्दीक़ याकूब को, फिर 1 साल लगा और ये प्रॉब्लम कर रहा था, लेकिन बाद में उसको अपने आप को झुकना ही पड़ा, सरेंडर करना पड़ा। और फिर बाद में औरंगज़ेब के पास अपने दूत को भेजें ताकि माफ़ी मांगे और उनको माफ़ कर दिया जाए। फिर जब उसको माफ़ी मिल गई, जब उसने सरेंडर कर लिया उनको, तो उन्होंने क्या किया, फिर से उन्होंने अपने आप को रीस्टैब्लिश किया बॉम्बे में और एक नया बेस तैयार किया, एक नए तरीके से शुरुआत की कि वहाँ पे कंट्रोल कहाँ करेंगे। तो उन्होंने किसे चुना, कैलकाटा को चुना, कैलकाटा को अपना एक न्यू बेस बनाया। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी एंड स्ट्रेड इन बंगाल। तो इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना बेस कहाँ चुना, बंगाल में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रेड इन बंगाल। सो बंगाल आपको मैप में याद होना चाहिए, इस तरह से बंगाल इस ओवैया। ठीक है, तो इसी तरह से इस एरिया में है बंगाल। तो इसी तरह से यहाँ पर द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली। तो इस रिवर हुगली में इन्होंने पहली बार अपना फैक्ट्री बनाया एंड दिस वॉज द, इसी तरह से उसकी शुरुआत हुई और उन्होंने बिगनिंग की अपनी फिर से ट्रेडिंग। और इसका मेन मकसद क्या था कि धीरे धीरे उस एरिया को कैप्चर करना है, कब्ज़ा करना है और अपना पावर को वापस से इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ना जब उन्होंने लोकल बेस अपना तैयार किया बंगाल में, और कहाँ पे बनाया फैक्ट्री, रिवर हुगली, बैंक ऑफ द रिवर हुगली के पास बनाया, जिसका कहा गया बेस विच द कंपनीज ट्रेडर नोन एट द टाइम एज फैक्टर ऑपरेटर। तो इसी तरह से वहाँ के लोगों ने कंपनी जो ट्रेडर्स, जो कंपनी के ट्रेडिंग पर्सन थे, उन्हें नाम क्या दिया, फैक्टर ऑपरेटर करके उनको नाम दिया वहाँ के लोगों ने। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस। Now what is a warehouse? मीन्स गोडाउन्स, जहाँ पे सामान रखा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा होता है, जहाँ पे ऑब्वियसली वेयर हाउस को छोटा मोटा नहीं, क्योंकि जब वो सामान बाहर से मंगा रहे हैं तो शुड बी ए लार्ज एरिया, तो जहाँ पे वो अपना रूफ बनाएंगे कंस्ट्रक्ट करके और वहाँ पे सामान को रखेंगे। तो इसी तरह से वेयर हाउस बनाना शुरू किया उन्होंने। तो द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस ऑल्सो, ताकि वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वेयर स्टोर, ताकि वो स्टोर कर सके गुड्स को। एंड इट हैड ऑफिस वेयर कंपनीज ऑफिसर्स सेट, और साथ साथ उस फैक्ट्री में ऑफिसर्स भी बनाए गए ताकि वो बैठ के क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, काम देखेंगे। ऑफिसर्स सेट एज ट्रेड एक्सपैंडेड, धीरे धीरे जैसे उनका बिजनेस बढ़ने लगा, द कंपनी परसिडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जब उनका देखिए कि काम जो है, कारोबार जो है बहुत बढ़ गया, तो जो उनसे बिज़नेस करते थे उस मर्चेंट्स को, उन ट्रेडर को कहा गया कि वो फैक्ट्री के आसपास ही वो क्या करें, सेटल हो जाए, यहीं पर रह जाए और दूर ना जाए, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो, ताकि वो बिज़नेस ईजीली कर सकें। सो बाय 1696 में इट बिगन बिल्डिंग अ फोर्ट। तो इसी तरह से शुरुआत हुई, उन्होंने फोर्ट बनाना शुरू किया, बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट के पास उन्होंने शुरुआत की। देखो ये पिक्चर एक बार दिखेगा दूर से ही, फोर्ट। लोकल बोट्स ब्रिंग गुड्स फ्रॉम द शिप्स इन मद्रास, पेंटेड ऑफ विलियम्स। ये तो उस समय जो पेंटिंग कर करके इस तरह से इसकी आर्ट्स बना कर रखी थी। पिक्चर्स जो नहीं थी, फ़ोटोज़ उस समय से होती नहीं थी, लोग पिक्चर्स करते थे। तो ये मद्रास का है कि जिस ये पोर्ट दिख रहा है, इस तरह से वो शिप आती है और इतनी दूर में जाके यहाँ पे जो है आपको दिखेगा वो
मेनली गुड्स शिप्स आके, तो ये उसका फोर्ट जैसा ही है। मद्रास में भी उन्होंने बनाया था, तो इसी तरह से यहाँ पे उन्होंने जो है बिल्डिंग बनाई, फोर्ट बनाई। एंड 2 years later इट ब्राइब मुगल्स ऑफिसर इन टू गिविंग द कंपनीज ज़मींदारी राइट्स ओवर 3 विलेज। अब जब उन्होंने अपना एक फोर्ट बना लिया, उसके बाद में 1696 में +2 करो तो 98 हो जाएगा, उन्होंने मुग़ल ऑफिसर जो थे, जो मुगल्स में मिनिस्टर्स थे, उन्होंने क्या किया, कंपनी ने उनको घूस दे दी। ब्राइब मीन्स घूस देना। यहाँ पे ब्राइब्स दिख रहे हैं आपको, ये वर्ड्स ब्राइब दिख रहे होंगे। ब्राइब मीन्स घूस देना। ये क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया ताकि कंपनी को ना ज़मींदारी प्रथा मिल जाए, ज़मींदारी राइट्स मिल जाए। कितने के ऊपर? 3 विलेज, ओवर 3 विलेज। ये शुरुआत थी, ताकि इसको अगर ज़मींदारी 3 गाँव की मिलेगी, बाद में फिर वो 3 गाँव से कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। धीरे धीरे पूरा एरिया स्टेट आ जाएगा। तो ये शुरुआत था। तो इसी तरह से उन्होंने ज़मींदारी के लिए उनको ब्राइब किया कंपनी वाले ने। वन ऑफ दीज वेयर कालीकटा विच वॉज लेटर। एक्चुअली ये कालीकटा जो है, जैसे कोलकाता के नाम से हम जानते हैं, कैलकाटा जो हम आज जानते हैं, ये वही है। तो इस तरह से वो लोग ने, बंगाल ब्रिटिशर्स थे, दे कॉल इट एज अ कालीकट। तो विच वॉज बिन कॉल्ड आफ्टर एज अ सिटी कैलकाटा और कोलकाता। ठीक है, जो आज हम कोलकाता जानते हैं, कोलकाता से पहले था कैलकाटा, और कैलकाटा द ब्रिटिश उससे पहले क्या बोलते थे, कालीकता। बिकॉज इट वॉज अ बंगाली प्रोनाउंसिएशन, कोलकाता दे कैन नॉट प्रोनाउंस इट, सो कालीकता करके ये नाम रखा गया था। इट वॉज परस्यूडेड। तो इसी तरह से क्या हो गया कि धीरे धीरे 3 गांव से वो धीरे धीरे उस एरिया को शुरू करने लगे कि उस पूरे एरिया पे कैप्चर करें। इट ऑल्सो परस्यूडेड द मुगल एम्पायर औरंगज़ेब टू इशू अ फरमान। फिर उन्होंने और भी परस्यूडेड मतलब उनको मना लिया औरंगज़ेब को, ताकि एक कोई राइट्स जो है उन्हें दे दिया जाए, फरमान ग्रांट कर दिया जाए। किस चीज़ का फरमान? द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। मतलब जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो आज हम लोग बिज़नेस करते हैं, गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, हम ड्यूटी टैक्स भरते हैं। जो बिजनेसमैन जो है, जो सामान बाहर देश से आता है तो हमें टैक्स देनी पड़ती है, ड्यूटी देनी पड़ती है। तो इसी तरह से वो जो बिज़नेस कर रहे, बाहर से सामान आ रहा और हमारे देश से सामान जा रहा है, ताकि उनको फ्री में ये टैक्स नहीं देना पड़े, इस तरह से उन्होंने उनको राज़ी करने के लिए परस्यूट किया, ताकि वो मान जाए। ठीक है। फिर द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेटेड एग्जिस्टेंट प्रिविलेजेस। इनकी लालच बढ़ती गई और ये कंपनी जो थी बार बार, क्योंकि एक बार बोला तो नहीं माना, दूसरी बार तो ये इनको लगा कि अगर हम बोलते रहेंगे तो कभी ना कभी तो ये मानेंगे। तो ये प्रेशराइज करते रहे, प्रेस करते रहे, और उनको लगा कि वो हम जितना बोलेंगे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन मिले, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनको छूट मिले टैक्स में। मैनिपुलेट, और उस तरह से वो थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके थोड़ा सा अलग से दिखाएंगे कि वो बहुत ज़्यादा अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी है उनको बहुत प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इस तरह से उनको दिखाने के लिए इस तरह से मैनिपुलेट करना लगा। और जो भी उनको औरंगज़ेब ने या फिर मुगल्स ने जो भी उनको राइट्स दी, उस राइट्स का उन्होंने गलत तरीके से अपनाना शुरू किया। औरंगज़ेब्स फरमान फॉर इंस्टेंट हैज़ ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। तो औरंगज़ेब ने अल्टीमेटली क्या, उनको फरमान दे दिया। फरमान मीन्स ग्रांट कर दिया राइट्स। अब उनके पास है कि वो ट्रेड फ्री करेंगे, ड्यूटी फ्री होगा। बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वी आर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वे एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी। लेकिन कहा कि इसके अलावा कंपनी में कोई और जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं, इनके साथ जो मिलके काम कर रहे हैं, उन्हें पे करना पड़ेगा ड्यूटीज़। दिस दे रिफ्यूज़ टू पे। लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने मना कर दिया कि वो ये नहीं पे करेंगे, कॉजिंग ए इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। तो उन्होंने मना कर दिया कि ये पे नहीं करेंगे। तो अब जब ये पे नहीं करेंगे तो दिस द रिफ्यूज टू पे कॉजिंग ए इनॉर्मस लॉस। बंगाल का क्या हुआ, ये टैक्स, रेवेन्यू मीन्स टैक्स था। अब ये मना कर रहे हैं, तो फिर जब टैक्स नहीं आएगा तो भाई राजा के पास पैसे कहाँ से आएगा। तो कहा गया बहुत ज़्यादा लॉस, रेवेन्यू जो था लॉस हुआ। दिस मेड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान। तो अब जो मुर्शिद कुली खान थे बंगाल के, राइज अप इन प्रोटेस्ट एंड द डिफीट ऑफ द नवाब वॉज
that the force led by Mir Jafar, one of the सिराजुद्दौला's commander, never forget the bet. अब यहाँ पर औरंगज़ेब से तो उनको फ्री ड्यूटीज़ मिल गई। औरंगज़ेब तो पूरे इंडिया में कंट्रोल कर रहा था, मुगल्स दे आर कंट्रोलिंग द इंटायर इंडिया। तो एरिया वाइज जो थे रूल्स करे थे मुगल्स, यहाँ पर भी थे। बंगाल एरिया वाज बिन रूल्ड बाय समवन एल्स। तो उस समय कौन रूल कर रहा था? तो उस समय जो बंगाल्स के रूलर थे मुर्शिद कुली खान, जब वहाँ पे उन्होंने पेमेंट मांगी प्राइवेट ट्रेडर्स से, तो उन्होंने मना कर दिया कि वो रिफ्यूज़ कर दिया कि वो पेमेंट नहीं करेंगे। तो उसके बाद उसके रेवेन्यू जो था कलेक्शन वो बहुत कम होने लगा। तो उन्होंने उसके लिए आवाज़ उठाई, प्रोटेस्ट किया कि ऐसा नहीं है, आपको देना पड़ेगा। तो द डिफीट, नवाब जो थे इस तरह से उन्होंने आवाज़ उठाई, तो उनकी डिफीट मतलब उनको लड़ाई लड़नी पड़ी। और उस लड़ाई में क्या हो गया? फोर्स लीड बाय, तो इस तरह से वो डिफीट हो गए, हारे। एंड द डिफीट ऑफ द नवाब वॉज दैट द फोर्स लीड बाय मीर जाफ़र। फिर उसके बाद मीर जाफ़र आए। तो मुर्शिद कुली खान के बाद कौन आया? मीर जाफ़र आया, वन ऑफ द सिराजुद्दौला जो थे बंगाल के रूलर। उनका कमांडर ये होते थे मीर जाफ़र। नेवर fought the battle. Cliff had managed to secure his support by promising to make him नवाब after crushing सिराजुद्दौला। तो इसी तरह से जब इसने मीर जाफ़र को अपने हाथ मिला लिया, जिसने लड़ाई नहीं लड़ी, और इसने कहा, ब्रिटिशर्स ने मीर जाफ़र को अपने साइड में कर लिया कि ठीक है, आपको मैं सपोर्ट करूँगा, और आपने अगर सिराजुद्दौला को हरा दिया तो मैं आपको राजा बना दूँगा बंगाल में। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया? एक अच्छा खासा पॉलिटिक्स खेल दिया, ठीक है। तो मीर जाफ़र और सिराजुद्दौला के बीच में कि सिराजुद्दौला के हरा देंगे, ये तो बंगाल का रूलर्स हैं, फिर आपको हम बना देंगे यहाँ पे रूलर। तो उसी तरह से मीर जाफ़र मान गए। ये किसने किया? ये ब्रिटिश ऑफिसर क्लिफ ने किया, ठीक है। तो इसी तरह से इनके बीच में वॉर हुआ, बंगाल के और ब्रिटिशर्स के बीच में, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, क्योंकि उन्होंने करवाया, खुद नहीं किया। The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory the company won in India. और इसी तरह से लास्ट में जब सिराजुद्दौला को हरा के मीर जाफ़र आया, फिर बाद में मीर जाफ़र को खुद ब्रिटिशर्स ने निकाल दिया, क्योंकि इसको तो एक सिर्फ सपोर्ट चाहिए था इसको निकालने के लिए। इसे निकालने के लिए तो उसके खुद के लोगों ने इसे लड़ी। फिर मीर जाफ़र जो था एक तो जस्ट अ सोल्जर ही था, कमांडर था किसका? सिराजुद्दौला का। तो इसको आराम से हरा सकते थे, तो इसीलिए उसको आराम से उसने हराया और उस बैटल को नाम दिया था बैटल ऑफ प्लासी, जो बंगाल में हुआ। और ये पहली जीत थी, द फर्स्ट बैटल, इसे कहा जाता द फर्स्ट मेजर विक्ट्री। एक बड़ी जीत थी किसके लिए? कंपनी के लिए, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा एरिया, पहले तो छोटा मोटा एरिया था, लेकिन अब इन्होंने इतना बड़ा एरिया बंगाल। तो उस समय बंगाल मतलब आप सोच लो कि बंगाल आज जो छोटा सा एरिया नहीं, बिहार, बंगाल, ये बहुत बड़ा एरिया होता था। झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब उस तरह टोटल एरिया बिग। तो इसी तरह से ये एरिया जो था बहुत बड़ा था, और उसे उस एरिया में उसको विक्ट्री मिल गई। और ये था उसका पहला स्टेप टुवर्ड कॉन्करिंग इंडियन लैंड, कि इंडिया को, पूरी इंडिया को वो कैसे कब्ज़ा करे। एक एरिया इजीली हो गया, और उसके बाद वो धीरे धीरे पूरी इंडिया में कंट्रोल करना उनका शुरू हुआ। बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद अब हम देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी जो था वो किस तरह से हुआ। तो बैटल ऑफ प्लासी में क्या देखा हमने? वॉज अ डिसिसिव विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एक बहुत अच्छा खासा उन्हें जीत मिली ओवर द नवाब ऑफ बंगाल। और ये लड़ाई किसके बीच हुई थी? ब्रिटिश और बंगाल के नवाब। एंड हिज फ्रेंच अलायंसेस ऑन 23 जून 1757 under the leadership of Robert Clive, which was possible due to the defections of Mir Ali Khan. The battle helped the company seize control of Bengal. Over the next 100 years, they seized control of the entire Indian subcontinent and Myanmar. तो यहाँ पर बंगाल को सपोर्ट कौन कर रहा था? बंगाल वॉज बीन सपोर्टेड बाय फ्रेंच, क्योंकि ये भी तो बाहर से थे, लेकिन फ्रेंच जो था वो ब्रिटिशर्स का दोस्त नहीं था, क्योंकि फ्रेंच भी चाह रहा था इंडिया में कैप्चर करना, कब्ज़ा करना, लेकिन वो नहीं कर पाया। तो इसी तरह से ये इसने बंगाल को हेल्प किया, लेकिन फिर भी वो हार गए। और रॉबर्ट क्लीव जो थे, इन्होंने डिफ़ीट किया मीर अली खान को भी, और इसी तरह से इसने पूरी बंगाल पे कंट्रोल किया। और कहा उसके बाद नेक्स्ट
100 ईयर्स में उसने पूरी की पूरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट और म्यांमार, दैट इज़ बर्मा, जो पहले बोलते थे आज म्यांमार बोलते हैं उनको, ये पूरा एरिया उन्होंने कैप्चर कर लिया। मतलब हमारा ईस्टर्न पोर्शन जो था इस तरह से ये पूरा एरिया कंट्रोल कर लिया। म्यांमार इधर आ जाता है, ये पूरा, ये म्यांमार हो गया इधर, ये पूरा एरिया उन्होंने कैप्चर कर लिया। द बैटल टुक प्लेस एट पलासी, जगह का नाम था, इसके लिए इसको पलासी के नाम से बोला जाता है। ऑन द बैंक ऑफ हुगली, तो ये कहाँ है, ये हुगली रिवर के पास, अबाउट 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ कैलकाटा एंड साउथ ऑफ मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद के साउथ में और नॉर्थ कैलकाटा के। देन कैपिटल ऑफ बंगाल, नाउ इन मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल, उस समय वो कैपिटल हुआ करता था। ठीक है, तो इसी तरह से इन्होंने ये जो चीज़ थी इन्होंने शुरुआत कर दी और इन्हें कैप्चर कर ली। तो आज यहीं तक रखते हैं क्योंकि इसकी टॉपिक्स जो है बहुत बड़ी है, कंप्लीट नहीं हो जाएगी। तो आप जो है बैटल ऑफ प्लासी एक बार जहाँ तक हमने पढ़ाया उसके आगे वाला जो टॉपिक है 2 पेज, मोस्टली 2 और 3 पेज वी हैव कंप्लीटेड, सो यू जस्ट गो थ्रू इट, देन वी विल मूव अहेड विद द न्यू टॉपिक। वी विल स्टार्ट विद द बैटल ऑफ प्लासी। हम लोग फिर से शुरू करेंगे टॉपिक बैटल ऑफ प्लासी से। टिल देन टेक केयर।